फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खैरिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस 6 अगस्त का। 6 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और 1 अगस्त को उन्होंने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो 25% के टैरिफ लगा दिए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो सेपरेट टैरिफ लगाएंगे। और यहां पर उन्होंने सेपरेट टैरिफ इसीलिए लगाने की बात की थी क्योंकि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करता है और ट्रेड में जो ऑयल है वो बहुत सारा खरीदता है। यहां पर ये प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के ऊपर लगाई, जहां उन्होंने टैरिफ की बात कहते हुए कई सारे देशों के साथ जो डील है वो कर रखी। यहाँ पर जापान, यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, इंडोनेशिया, अलग अलग देशों के साथ यही ट्रिक लगाई थी, लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक यूएसए के ऊपर उल्टी पड़ती दिखाई दी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा है कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड है, यहाँ पर सिर्फ इंडिया को बेनिफिट होता है क्योंकि वो यूएस की मार्केट का एक्सेस रखता है। लेकिन जब यूएसए के गुड्स इंडिया जाते हैं तो यहां पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगता है और इसीलिए जो 25% के टैरिफ है वो लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है और उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि आज वो लगाएंगे सेकेंडरी टैरिफ और सेकेंडरी टैरिफ कितने लगने वाले हैं इसका कोई भी अंदाजा नहीं। यहां पर अब सेकेंडरी टैरिफ लगने वाले हैं और इसी बीच में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी हैं वो रशिया गए हुए हैं और यहां पर जब वो पहुंचे तो रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई। यहां पर रशिया ने कहा कि जो सॉवरेन कंट्री, जो इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बता सकते हैं कि आपको किसके साथ व्यापार करना है या नहीं करना। आप अपने देश को संभालिए, जो दूसरे देश हैं उन्हें पता है कि उन्हें किसके साथ क्या रिश्ते रखने हैं। और यहां पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से स्लैम किया। अब अजीत डोवाल रशिया क्या करने गए हुए हैं इस बात की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक और जानकारी जो है वो सार्वजनिक हुई। कल मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो लगभग 16.54 जो बिलियन टन है, इतना जो तेल है वो रशिया से आज भी खरीद रही है और 2024 में 23 में हर साल वो बढ़ता रहा है। अगर यूरोपियन यूनियन जब तेल और गैस खरीदती है रशिया से तो उससे क्या यूक्रेन का वॉर स्पॉन्सर नहीं होता? क्या उनके ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं लगा रहे हैं। तो इंडिया के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? और जब एक बात बताइए, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया यहां पर एग्रेशन है, रशिया एक वॉर मशीन के तौर पर काम कर रहा है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर ऐसा है तो आप रशिया के साथ अपने रिश्ते पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। 2021 में जो डाटा आया है ये पता लगता है कि लगभग 19% जो रशिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड होता था वो ऑयल का होता था। आपने ऑयल को छोड़ दिया, तो क्या आपने अपने रिश्ते रशिया के साथ बिल्कुल खत्म कर दिए? बिल्कुल नहीं किए। अभी पिछले साल का, और ये जो डाटा है ये यूएस ऑफिशियल्स का है, यूएस की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से डाटा आया है, जहां पर ये पता लगता है कि लगभग $3 बिलियन का जो ट्रेड है वो आज भी यूएसए और रशिया के बीच में हो रहा है। जहां पर यूएसए रशिया से पैलेडियम लेता है, फर्टिलाइजर लेता है, यूरेनियम लेता है, यहां तक कि एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स भी लेता है। आप एक तरफ रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हो और अगर इंडिया अपने देशवासियों के लिए अगर सस्ता तेल मिल रहा है तो यहां पर आपको सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने एक और बात बताई, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था और एकदम 19% जो रशिया का ऑयल था वो यूएस से खरीदता था और एकदम उसको बंद कर दिया था, तो जो बाइडेन की सरकार ने इंडिया से अर्ज किया था कि आप रशियन ऑयल खरीदिए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे उससे जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। और यहां पर इंडिया ने वो सपोर्ट किया था, इंडिया को बेनिफिट हुआ, लेकिन उसके साथ साथ हमने विश्व का ध्यान रखा था। उस समय पर आपकी पॉलिसी अलग थी और अब जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को आप सोल्व नहीं करवा पा रहे और इंडिया आपकी ट्रेड पॉलिसी के अंदर में नहीं आता है
और हम नहीं झुकेंगे ये बात कह चुका है, तो अब आप हमारे ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगा रहे हैं। इस तरह का जो दोगला बर्ताव है वो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आज जो भी अपडेट होगा कितने टैरिफ लगेंगे वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। अब यहां पर एक और अपडेट बता, अभी मैं आज देख रहा था तो उसके अंदर में पता चला कि जो सी फूड है और जो एक्वाकल्चर है आंध्र प्रदेश के अंदर में, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का। आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस होने वाला जो सी फूड है और जो एक्वाकल्चर है, उसको अब यूएस से जाने के अंदर में वो महंगा पड़ेगा यूएस के देशों। एक डाटा और आया था 2021 में 19% तो जो पेट्रोलियम है वो खरीदते थे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो चीजें जो रशिया से यूएस जाती थी वो थी सी फूड। अब रशिया से सी फूड आप खरीद नहीं रहे और इंडिया से जो सी फूड जाएगा वो महंगा हो जाएगा, तो क्या यूएसए के लोग सी फूड खाना बंद कर दें? और अगर वो खाना बंद नहीं करेंगे तो जो इन्फ्लेशन होगा उसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? उसका असर यूएस के लोगों के ऊपर पड़ेगा। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता होनी चाहिए। यहां पर एक और बात आती है, क्या डोनाल्ड ट्रंप यूएसए की वो जो पावर है, जो एक इमेज थी सुपर पावर की, जो माइटी यूएसए की जो पावर है, उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं। एक एक्रोनिम सुनिए, इसका नाम है ब्रिक्स, और इसका जिक्र आप कई बार सुन सकते हैं और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में और जियोपॉलिटिक्स के अंदर में आगे के टर्म में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होने वाला। इस समय ब्रिक्स प्लस है और जहां पर 10 से ज्यादा देश, ब्राजील के ऊपर 50% के टैरिफ लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। रशिया के ऊपर तो 20,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, 10% के टैरिफ लगा दिए। इंडिया के ऊपर 25% और इसके साथ साथ और एडिशनल टैरिफ लगाने वाले हैं। चाइना के ऊपर 30% और एडिशनल टैरिफ लग सकते हैं। और ट्रेड वॉर तो भी हो ही रहा था, जहां पर लगभग 150-200% का जो टैरिफ है वो चाइना के ऊपर लगा दिया था। साउथ अफ्रीका को तो बुली करते जा रहे हैं और बुली करते हुए लगभग 30% के टैरिफ उनके ऊपर लग रहे हैं। आप एक बात सोचिए, जो व्यापार है, जो बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए आपको लोग चाहिए और पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अब ब्रिक्स प्लस देशों के अंदर में सऊदी अरेबिया है, यूएई, इजिप्ट है, इंडोनेशिया है। अगर इतने सारे देश अब यहां पर इंक्लूड हो चुके हैं, जो ब्रिक्स है उसके अंदर में 10 से ज्यादा देश हैं, तो यहां पर अब पेइंग कैपेसिटी भी है और लोग भी। वर्ल्ड की लगभग आधी से ज्यादा पॉपुलेशन, 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स प्लस देशों के पास है। और अगर यूएसए इसी तरह से बुली करता रहेगा, प्रेशर लगाता रहेगा, तो अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाती है, अपना एक ग्रुप बनाती है और यूएसए को अलग थलग छोड़ देगी, तो उससे यूएसए की जो हेजमनी है वो टोटली खत्म हो सकती है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता होनी चाहिए। ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एक चीज से कितने इंपैक्ट पड़ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और नहीं आएंगी तो मैं आपको समझाता रहूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वो भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, जहां पर फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं मार्कोस, वो इंडिया के दौरे के ऊपर आए हुए हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई। और यहाँ पर फिलीपींस और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उनके अंदर में एक नया बदलाव। सबसे पहले तो आप फिलीपींस है का, हमारे पूर्व के अंदर में अगर हम देखते हैं, जब हम नॉर्थ ईस्ट से आगे चलेंगे तो हमारे पूर्व की जो कंट्रीज हैं उनमें मोस्टली एशियन कंट्रीज आती है। और उसमें भी अगर आगे चलते हैं तो जो फिलीपींस है वो एक टापू नेशन है, साउथ चाइना सी के पास। इंडिया की जो पॉलिसी एशियन कंट्रीज की तरफ जो थी, वो सबसे पहले जो आईके गुजराल, जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था और वो कहते थे कि लुक ईस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। इंडिया को हमारे पूर्व में देखना पड़ेगा, पूर्व के देशों के साथ जो रिश्ते हैं उनको अच्छा करना पड़ेगा। और ये आईके गुजराल की डॉक्ट्रिन थी, जिसके अंदर में वो चाहते थे कि हम म्यांमार, लाओस, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब के साथ जो रिश्ते हैं उनको सुधारें। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए
उन्होंने आईके गुजराल की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसके अंदर में एक छोटा सा बदलाव किया, जहां पर लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट पॉलिसी आ गई थी कि अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। कब तक हम सिर्फ देखते रहेंगे, हमें उनके साथ जो रिश्ते हैं वो बढ़ाने चाहिए। और 2014 से लेकर अब जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो बहुत अच्छे से चल रही है, और उसी के तर्ज पर जो फिलीपींस है वो चाहता है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो मजबूत हो। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल उसका पहला बायर बना था फिलीपींस, और यहां पर अब वो चाहता है कि जो डिफेंस और जो मैरीटाइम लिंक है उसके अंदर में इंडिया और फिलीपींस के अच्छे रिश्ते हैं। फिलीपींस साउथ चाइना सी के पास का कंट्री है, और जो चाइना है वो चाहता है कि जो साउथ चाइना सी है वहां पर उसका पूरा आधिपत्य रहे, और इसीलिए जो साउथ चाइना सी की जो कंट्रीज है जिसके अंदर में फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम है, इन सब के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स बनाता है और ये कहता है कि पूरा पूरा साउथ चाइना सी उन्हीं का है। आज जब मार्कोस इंडिया है आए हुए हैं, तो यहां पर इंडिया और फिलीपींस के बीच में जो एक सैन्य अभ्यास है, जो नेवल एक्सरसाइज है वो भी चल रही है, और यहां पर इंडिया और फिलीपींस के बीच में जो डिफेंस पैक्ट है वो भी साइन। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके साथ साथ अलग अलग सेक्टर, जिसके अंदर में फिनटेक सेक्टर है, डाटा क्लाउड का सेक्टर है, यहां पर भी फिलीपींस को पूरी मदद करने की बात कही है। जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं वो 5 दिन के इंडिया के दौरे पे आए हैं, जहां पर वो बेंगलुरु भी जाएंगे, और बेंगलुरु के अंदर में जितना जो हमारी आईटी इंडस्ट्रीज हैं उन सबको यहां पर एड्रेस करते हुए फिलीपींस के अंदर में वो इन्वेस्टमेंट की बात भी करेंगे। ओवरऑल इसका जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर एक बात सोचिए, एक तरफ यूएसए हमारे ऊपर टैरिफ लगाना चाहता है, वहीं फिलीपींस हमारे साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। अगर हम इसी तरह से देखें तो जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप को देखें, यूएसए हमारे को आंखें दिखा रहा है, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, बहुत सारे जो देश हैं वो चाहते हैं कि इंडियन मार्केट का एक्सेस, और यहां पर हमें हमारी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैं आपको बताता रहूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक बहुत ही दुखद घटना से रिलेटेड है, जहां पर उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, वहां पर बादल फट गए, और बादल फटने से जो फ्लैश फ्लड है वो आ गया। सबसे पहले आप ये बात सुनिए, जो बादल फटना क्या, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी टायर के अंदर से हवा निकाल दी और एकदम बहुत ज्यादा हो। जब बहुत ही थोड़े ड्यूरेशन के अंदर में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से तो वहां पर अगर जो कंट्रोल नहीं होगा उसे बोला जाता है फ्लैश फ्लड। अब फ्लैश फ्लड के अंदर में जब हिली एरियाज के अंदर होता है और हिली एरियाज में स्लोप होता है, यहां बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लगभग कई बार 50 से 60 70 सेंटीमीटर जो बारिश है वो 1 घंटे से ज्यादा में हो जाती है। तो यहां पर जो बारिश है वो बहेगी, नीचे आएगी पानी, और जब वो पानी आता है, पानी आने के साथ साथ वहां पर जितनी मिट्टी है, डिबरी है, उन सबको लेकर आती है, और उसकी वजह से ऐसी फ्लैश फ्लड आ जाती है। पानी, मिट्टी और जितने भी वहां पर जो डेड डिब्रीज थी वो सारी की सारी बहती हुई आई, और उसकी वजह से जो एक प्राकृतिक आपदा आ गई। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आई धारावली विलेज के अंदर में, जो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, और यहाँ पर जो तबाही मचाई है उसने, वो दिखाता है कि डेवलपमेंट के काम तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक जो आर्मी का बेस कैंप था उसके अंदर में भी जो कई सारे सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर बह चुके हैं। पहले जो जानकारी आ रही थी वो ये आ रही थी कि 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो इसके अंदर में बह गए हैं, 80 जो लोग वो यहाँ पर सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ सकती है। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन सब ने यहाँ पर कंडोलेंसेस किए और सारी जानकारी बताई, जहां पर यह पता लगा है कि आईटीबीपी जो पैरामिलिट्री है उसकी 2 टुकड़ियां जो है यहाँ पर विलेज के पास जा चुकी।
इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अभी भी 2 दिन तक और बारिश का अंदाजा है, तो यहाँ पर जो राहत और बचाव के कार्य हैं उसके अंदर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उससे पूछा कि आप जिस तरह के डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं और जिस तरह से पिछले 2 साल के अंदर में जो बार बार फ्लड्स आ रही हैं और जिसकी वजह से जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? और ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि आप इससे रिलेटेड क्या काम कर रहे हैं। अभी फ्लैश फ्लड आई, इनकी रिपोर्ट आएंगी और उसके बाद हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जो ये फ्लैश फ्लड आई, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आई है, क्या ये प्रॉपर प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा के साथ साथ जो इसने एक विकराल रूप लिया है उसके पीछे ह्यूमन रिसोर्सेज तो इन्वॉल्व नहीं। और अगर ऐसा है तो एक सवाल उठ के आता है जहां पर हमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि हमें डेवलपमेंट चाहिए कि हिल स्टेशंस के अंदर में हम डेवलपमेंट करें, लेकिन हमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी पूरी तरह से नकारना नहीं चाहिए। ओवरऑल सबसे पहले तो जो इसकी रिपोर्ट आएगी कि किस वजह से हुआ, और दूसरा जो हिमाचल प्रदेश वाला जो मामला है वो भी मैं पूरा आपके लिए लेके आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो पार्लियामेंट से आई और पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के अंदर में कल जो पार्लियामेंट के अंदर में एनडीए के जो नेता है वो सबके सब मिले और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एनडीए के जितने भी जो इस समय एमपी जो घटक दल है उन सबको यहाँ पर एड्रेस किया। यहाँ पर जो एनडीए के जितने भी एमपीज हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फैसिलिटेट किया और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर की बधाई दी। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करते हुए कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में चर्चा कर रही थी और चर्चा के दौरान उन्हें बात पता चल चुकी है कि वो अपनी खबर खुद से खोल रहे हैं, जिस तरह के वो सवाल पूछते हैं, जिस तरह की वो बचकानियां बातें कर रही हैं, उसकी वजह से जो सरकार है वो सुदृढ़ है और वो आगे भी चलती रहेगी। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट हुई है और ये बात ध्यान रखिएगा, जहां पर अब जो एलके आडवाणी जो सबसे लंबे टाइम तक होम मिनिस्टर रहे थे उनका जो रिकॉर्ड है वो फाइनली अमित शाह जी ने तोड़ दिया है और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आगे और भी बहुत ज्यादा जो रिकॉर्ड है वो टूटते रहे। इसके बाद अब हम करते हैं पार्लियामेंट की बात और पार्लियामेंट के अंदर में जो राज्यसभा जो उच्च सदन है, यहाँ पर जो हरिवंश सिंह जो इस समय डिप्टी चेयरमैन है और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में कल एक वाद विवाद हुआ। यहाँ पर हरिवंश सिंह जी ने बताया कि उनके पास एक लेटर पहुंचा था जहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने एक बात कही थी कि उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था वेल के पास, यहाँ पर सीआईएसएफ के बहुत ज्यादा जो ऑफिशियल्स आए और उन्होंने बदतमीजी की हमारी महिलाओं एमपीज के साथ, ये उन्होंने कहा। यहाँ पर पहले तो डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि आपने जो पत्र मुझे लिखा ये आपने सार्वजनिक कर दिया, ये गरिमा के खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि जो सरकार है और जो सदन है वहां पर कभी भी जो दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ नहीं आती। इस बात की जानकारी की जो पुष्टि है वो किरण रिजिजू जो इस समय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने भी ये बात कही और जहां पर उन्होंने एक बात बताई है कि जो सदन है पार्लियामेंट है वहां पर पार्लियामेंट के मार्शल्स होते हैं, सिर्फ मार्शल्स आए थे और मार्शल्स भी इसलिए आए थे क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर उनको हटाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये कहा है कि जो होम मिनिस्टर है वो राज्यसभा की प्रिसाइडिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सीआईएसएफ और जो दिल्ली पुलिस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ये टोटली बेबुनियाद आरोप। इसके बाद जो राज्यसभा है वो अर्जन कर दी गई थी 2 बजे तक के लिए और उसके बाद जब 2 बजे दोबारा से राज्यसभा चली तो यहाँ पर थोड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर मणिपुर से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो नित्यानंद राय है उन्होंने बिल प्रस्तुत किया जहां पर अगले 6 महीने के लिए मणिपुर जो है वहां पर जो प्रेसिडेंट रूल है उसको बढ़ा दिया गया है
और फाइनली ये पास हो गया। यहां पर एक बात सोची, चर्चा नहीं हुई और इतना इंपॉर्टेंट विधेयक था, मणिपुर जहां पर कुकी और मैतेई ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है, 2 साल से चल रहा है और यहां पर जो सरकार है वो हट चुकी है। उसके बावजूद जो ओपोजिशन है वो यहां पर एसआईआर के मुद्दे के ऊपर बात कर रहा है। इतना इंपॉर्टेंट विधेयक बिना चर्चा के पास हो जाता है, ये ओपोजिशन के ऊपर में एक बहुत बड़ा, ये ओपोजिशन की एक बहुत बड़ी कमी है। इसके बाद जो राज्यसभा की कार्रवाई है वो 7 तारीख के लिए अर्जन कर दी गई थी। अब हम चलते हैं लोकसभा के, और लोकसभा के अंदर में जिस तरह से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि जिस तरह से वो बार बार क्लेम कर रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर में कि 2000 किलोमीटर जो स्क्वायर एरिया है वो चाइना ने ले लिया, और यहाँ पर जिस तरह से उनके ट्रू इंडियन के ऊपर में जो सवाल उठाए थे, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड करती रही। और उसके बाद जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो यहाँ पर कोई भी प्रश्नकाल नहीं चला और यहाँ पर जो बिहार एसआईआर का मुद्दा जो है वही चलता रहा। इसी बीच में जब 2 बजे दोबारा लोकसभा बैठी तो यहाँ पर ध्वनि मत से जो गोवा असेंबली का बिल था, जहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो कोटा था, वो जो बिल था वो फाइनली पास हो गया। अब तक के मॉनसून सेशन के अंदर में अगर हम ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में जो चर्चा हुई थी उसको उठा दें तो फाइनली अब जाकर जो 2 बिल पास हुए हैं, लेकिन ये जो बिल हैं विदाउट डिस्कशन हुए हैं। और यहाँ पर हमारे एमपीज को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। कल एक कमेंट आया था और उस कमेंट के अंदर में कहा जा रहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर में जो सवाल पूछे हैं वहां पर ये कहा जा रहा था कि जो राहुल गांधी जी है वो सही जगह काम कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी के ऊपर में क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोसीजर के ऊपर में क्वेश्चन कर रहा हूं। राहुल गांधी जी 2004 से वो एमपी है और उन्हें ये बात पता है कि वो एमपी होने के नाते वो सवाल पूछ सकते हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आप एक क्वेश्चन भेजिए और जो क्वेश्चन है उसका सही सही जवाब जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। अगर कोई भी मिनिस्टर गलत जवाब देता है तो वो हट सकता है, यहां तक कि सरकार हट सकती है, इतनी पावर है आपके पास। तो आप सवाल पूछिए और सवाल पूछने के बाद जो आपका जवाब आएगा वो जवाब आप मीडिया के सामने रख सकते हैं, वो पूरी देश को पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मीडिया के सामने कहेंगे तो आपके जो मैटर है वो क्रेडेंशियल नहीं रहता। और जिस तरह से बार बार जो राहुल गांधी जी हैं वो मीडिया के सामने आते हैं और एसआईआर के मुद्दे के अंदर भी वो कह रहे हैं कि उनके पास एक एटम है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए और अपने साक्ष्य को प्रस्तुत कर दीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर में काम नहीं करेगा, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप मीडिया के सामने बातें करेंगे तो वो आपकी निष्ठा और आपकी जो इमेज है उसको टार्निश कर सकता है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो तेलंगाना की सरकार 2017 में एक बिल लेके आई थी, जहां पर ये कहा जा रहा था कि जो तेलंगाना में मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए जो एडमिशन है वहां पर जो डोमिसाइल है उसका इस्तेमाल किया जाए। यहां पर एक बात कही गई थी कि अगर कोई तेलंगाना का नागरिक, कोई बच्चा है, लेकिन वो 2 साल के लिए किसी और स्टेट के अंदर में पढ़ के आता है और वापस अगर डोमिसाइल के बेस के ऊपर में वो चाहता है कि उसका एडमिशन हो जाए तो यहाँ पर उसको नकार दिया गया था। यहाँ पर जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसने अपना फैसला दिया था और यहाँ पर ये कहा था कि जो तेलंगाना की सरकार है जो पॉलिसी लेके आई है ये टोटली गलत है। और यही बात हमारे जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप रिजर्व करना चाहते हैं मेडिकल सीट्स ये गलत है। और यहाँ पर उन्होंने इस बात को एक पेंडोरा बॉक्स के तौर पर, पेंडोरा बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है अगर उसको खोलते हैं उससे मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो इसको आर्बिट्री ही देखेंगे। और जिस तरह से उन्होंने जो अपना ऑर्डर है वो रिजर्व कर दिया है, फाइनल ऑर्डर आने वाला है। लेकिन जहां तक अभी जस्टिस बी.आर. गवई का जो फैसला है और जिस तरह से मन लग रहा है यहाँ पर अभी वो इस पॉलिसी को क्वेश्चन करने वाले। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज हमारी वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो इंदिरा जैसी एक एडवोकेट, उन्होंने यहाँ पर एक पिटीशन डाली थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो कंसेंट की एज है उसे 16 साल कर देना चाहिए 18 से। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंटर से सवाल पूछा
और उन्होंने कहा था कि आप अपना पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बताइए और उसके बाद ही वो फैसला ले। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो पोस्को एक्ट है, जहां पर प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल अब्यूज जो है, यहां पर उस एक्ट के तहत जो 18 साल से जो कम है उसको पोक्सो के तहत देखा जाता है। यहाँ पर कंसेंट की जो एज है वो नहीं घटाई जाएगी, और अगर ऐसी घटाई जाती है तो उसकी वजह से जो ह्यूमन ट्रैफिक और जो चाइल्ड अब्यूज है उसके केसेस बढ़ जाएंगे। ये स्टांस जो है वो सेंटर का है। अब ओवरऑल ये देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट सेंटर के आर्गुमेंट के बाद क्या फैसला। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर अब जो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, उन्होंने एक पिटीशन डाली हुई है एसआईआर के मामले के अंदर में, और जो 12 अगस्त है उस दिन सुनवाई होगी एसआईआर से रिलेटेड। यहां पर अब जो एडीआर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गए, उन्होंने कहा कि जो 65 लाख जो वोटर है जो बिहार के अंदर में डिलीट कर दिए गए हैं, यहाँ पर उनकी जानकारी जो है वो सार्वजनिक करनी पड़ेगी। उसी के बाद जो एडीआर है वो अपना जो केस है वो प्रस्तुत कर पाएगी 12 तारीख को, और 12 तारीख को ही वो ये बता पाएगी कि फाइनली क्या एसआईआर के अंदर में किसी का जो वैलिड वोटर है वो हटा है या नहीं है। अब ये डिमांड है ये सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, लेकिन यहाँ पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोई ऑर्डर नहीं दिया है। जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगा वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से रिलेटेड है, जहां पर डीएसी जो डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है जिसकी चेयरमैन हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, यहाँ पर 67,000 करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस इंडस्ट्री को दिए। यहाँ पर हमारी जो तीनों की तीनों जो एजेंसीज हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सबकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल किया गया है। जहां पर इंडियन आर्मी को जो ड्राइवर नाइट जो साइड के जो ग्लासेस हैं वो मिलेंगे, इसके साथ साथ एम्यूनिशन मिलेगा, फाइटिंग व्हीकल जो है, जो प्रोक्योरमेंट जो रिक्वायरमेंट आई थी आर्मी की तरफ से वो फुलफिल की जाएगी। वहीं नेवी की तरफ से जो थी कि कंपैक्ट ऑटोनोमस सर्च चाहिए, इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस है उसके लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, जो बराक 1 जो मिसाइल सिस्टम है वो चाहिए, वो सारे की सारे अब नेवी के लिए प्रोक्योरमेंट की जाएगी। वहीं पर जो एयरफोर्स है उसके लिए अपग्रेडेड जो रडार सिस्टम है, जो स्पाइडर वेपन सिस्टम है, इन सबको प्रोक्योरमेंट करके जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस उन सबको सशक्त करने की बात की है। और यहाँ पर जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो डिफेंस मिनिस्टर ने बताया उन सबको पूरा किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया है, हम चाहते हैं कि हमेशा तैयार रहे। आज 6 अगस्त और 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा बदलाव हुआ था, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में जो 370 है उसको हटाकर जम्मू कश्मीर है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और लद्दाख को भी अलग कर दिया। यहाँ पर कल जब 5 अगस्त को जब 6 साल हो गए थे, यहाँ पर सबसे पहली बात ये हुई कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस मिल जाए। जम्मू कश्मीर एक यूनिक एग्जाम्पल है जहां पर आमतौर पर यह देखा गया है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी होती है तो वो स्टेट बनती है। यहाँ पर स्टेट से यूनियन टेरिटरी का जो डिमोशन हुआ था, यहाँ पर जो स्टेटहुड है उसकी डिमांड चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो 8 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसकी सुनवाई करेगी, क्या जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो मिल जाना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं मुफ्ती मोहम्मद, उन्होंने बताया कि जिस तरह से 370 को हटाया गया है ये गलत है, और उन्होंने याद किया वाजपेयी, जहां पर वाजपेयी जी कहते थे कि इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जो है वो एक इंपॉर्टेंट अंग है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि 370 को हटाना कश्मीर की आत्मा को हटाना। ओवरऑल हमने ये बताया कि जो आर्टिकल 370 है वो हट चुका है, और अब जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मेन पावर है, यहाँ पर कल एलजी मनोज सिन्हा ने 158 जो रिलेटिव्स थे, जो टेरर विक्टिम्स थे, उनको यहाँ पर सरकारी नौकरी के ज्ञापन थे। यहाँ पर मनोज सिन्हा ने बताया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में 5 अगस्त 2019 जब से 370 हटी है, जब से नॉर्मलसी आई है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर के अंदर में जो टेरर एक्टिविटी है वो कम हो गई है, डेवलपमेंट के नए आयाम हो रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक नया एक पोर्टल भी बनाया जहां पर अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी टेरर विक्टिम है उनको न्याय मिले। ओवरऑल अब
क्या जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जो भी आपका इसके बारे में विचार है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपका डिस्कशन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास के। हम चलते हैं नेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर जो पहली खबर है और पहली दोनों की दोनों जो खबर है वो आई है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के अंदर में सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो 5 ऑफिशियल्स हैं उनको यहां पर सस्पेंड कर दिया। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बंगाल के अंदर में जिस तरह से जो फेक वोटर बनाए जा रहे हैं, और यहां पर उन्होंने कहा कि जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे जो यहां पर संलिप्त पाए गए, यहां पर 2 ऑफिसर थे और 2 असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स जो थे यहां पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। टोटल 5 ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं और यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जो वोटर लिस्ट है और जो फेक वोटर है वो बनाए जा रहे हैं, यहां पर पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह के तर्क जो है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है और इस तरह के अगर वोटर्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो SIR की जो प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन करना चाहता है उसके अंदर में बल मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो भी वेस्ट बंगाल से है, जहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है शिवेंदु अधिकारी, उनके कॉन्वॉय के ऊपर में अटैक किया गया। यहां पर एक बात सोचिए, टीएमसी की सरकार चल रही है, होम मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की होम मिनिस्ट्री है और उसके बावजूद जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी काफिले के ऊपर में अगर अटैक हो रहा है तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खराब है और यहाँ पर जो सवाल है उसका जवाब देना चाहिए वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जो सत्यपाल मलिक जी है उनका निधन। सत्यपाल मलिक एक जाट नेता के तौर पर मेरठ यूनिवर्सिटी में चल पड़े और LLB भी की और उसके बाद उन्होंने छात्र राजनीति शुरू होते हुए चौधरी चरण सिंह के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद कांग्रेस में चले गए, फाइनली बीजेपी में गए, बीच में जनता दल में भी गए और ओवरऑल अब जो सत्यपाल मलिक थे जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे उन्होंने कई सारे क्वेश्चन उठाए थे जहां पर उन्होंने कहा था कि करप्शन के चार्जेस लगे, जहां पर ट्रेसबैक करते हुए सत्यपाल मलिक जी के ऊपर भी जो क्वेश्चन उठाए जा रहे थे। ओवरऑल जो सत्यपाल मलिक जी हैं वो किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे और फाइनली उनका निधन हो गया है। अब देखना ये कि जो सत्यपाल मलिक जी ने जो क्वेश्चन उठाए थे, जो करप्शन के चार्जेस उठाए थे, अब उनका क्या फैसला आता है? क्या यहाँ पर सत्यपाल मलिक जी अपना जो स्टांस है वो नहीं दे पाएंगे? लेकिन ओवरऑल हम चाहते हैं कि प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद हमें पता चले कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो महाराष्ट्र से आई है, जहां पर जो महाराष्ट्र के अंदर में जो माधुरी रिटर्न की जो पिटीशन, माधुरी कोल्हापुर के जैन मठ के अंदर में एक 36 साल की एक एलिफेंट, उसको वंतारा में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ पर अब जो महाराष्ट्र सरकार है वो कोर्ट में जाएगी और वो चाहती है कि कोल्हापुर के अंदर में जो माधुरी है उसको वापस लाया जाए। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि कोल्हापुर के लोगों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो किया था, जहां पर वो बाइकआउट जियो भी कर रहे थे। अब यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनकी सरकार जो है यहाँ पर कोर्ट के अंदर में जाएगी और माधवी को वापस वंतारा से जैन मठ के अंदर में लाया जाएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो शिबू सोरेन जो दक्षिण गुरु के नाम से जाने जाते थे और झारखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे थे, वो कल पंचतत्व में विलीन हो गए। और यहाँ पर जो राहुल गांधी जी हैं वो शिबू सोरेन के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन से मिलने गए। यहाँ पर बहुत सारे जो नेता पहुंचे और ओवरऑल पूरे देश ने शिबू सोरेन को नमन किया और उनको याद किया। हम चलते हैं लास्ट में, जहां पर हम 2 नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। जहां पर जो पहली खबर आ रही है हमारी वो गुजरात से है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो गुजरात की भूपेंद्र पटेल की जो सरकार है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस जो रंजना देसाई के अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था, अब फाइनली जो कमीशन है वो 1 महीने के अंदर में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगा और फाइनली गुजरात के अंदर में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लग सकता है। तो लास्ट खबर आ रही है वो हरियाणा से, जहां पर हरियाणा के अंदर में जो एक रेप का आरोपी, हत्या का आरोपी जो राम रहीम है, उसे फाइनली 40 दिन की और पेरोल मिल गई है। 2017 में जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था उसके बाद से लगभग अब तक 364 दिन जो है वो फरलो रेप पेरोल पे जा चुके हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह आती है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो उनको कैसे पेरोल दे रही है और यहाँ पर ये सवाल पूछा जाना चाहिए।
एक सजा याफ्ता है, वो कन्विक्ट हो चुका है, उसको आप क्यों पेरोल या फरलो दे रहे हैं, और यहां पर किस क्राइटेरिया के ऊपर में जो राम रहीम है उनको पेरोल मिली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जहां पर हम इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर जो पहली खबर है हमारी वो इजराइल से। इजराइल की और हमास की जो जंग चल रही है वो गाजा के अंदर में चल रही है, और अब यहाँ पर कल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की एक पूरी सर्वदलीय बैठक हुई, जहां पर कैबिनेट की बैठक थी, और यहाँ पर अब इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने कहा है कि वो टेक ओवर करना चाहते हैं पूरे गाजा। यहाँ पर जो गाजा है, जहां पर अभी भी जो इजरायली फोर्सेस हैं, लगभग 67% जो गाजा का जो रीजन है, गाजा पट्टी, वहां पर इजरायली फोर्सेस है। अब वो चाहते हैं कि पूरे पूरे गाजा के अंदर में इजरायली फोर्सेस आ जाएं और हमास को जड़ से खत्म करके जो इजराइल है उसके अंदर ही गाजा को मिला दिया जाए। यहाँ पर इस तरह का जो कथन है वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दिया है, लेकिन इसका असर क्या होगा? क्या यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? क्या यहाँ पर जो इजराइल है वो एक वॉर मशीन के तौर पर काम नहीं कर रहा? ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहिए कि एक तरफ आप यूक्रेन के लिए आंसू बहाते हैं, यहाँ पर इजराइल ने लगभग 60,000 जो लोग हैं वो इजराइल हमास की जंग के अंदर में इजराइल ने मार दी है, तो उसका जवाब कौन देगा? क्या इजराइल एक वॉर मशीन नहीं है? इसके उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। इससे रिलेटेड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमें बताइए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्राजील से आई है, जहां पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जो थे बोल्सोनारो, उनको यहाँ पर अब हाउस अरेस्ट के अंदर में रख दिया गया है। बोल्सोनारो के ऊपर में कई सारे केसेस चल रहे हैं, जहां पर सबसे पहला केस ये है कि जब पिछले इलेक्शंस हुए थे, यहाँ पर बोल्सोनारो जो है वो हार गए थे, उसके बाद उन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर उनका जो केस है वो कोर्ट के अंदर में चल रहा है, और यहाँ पर कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि आप सोशल मीडिया का यूज मत कीजिए, लेकिन उन्होंने यूज किया और अब फाइनली उनको हाउस अरेस्ट के अंदर में कर दिया है और सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट खबर है वो ईयू से आई है, जहां पर यूरोपियन यूनियन ने जो रिटेलिएटरी टैरिफ जो यूएसए के ऊपर लगने वाले थे वो फाइनली नहीं लगाएंगे। यहाँ पर वेनेसा वंडरलैंड की जो सरकार, जो यूरोपियन यूनियन की सरकार है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब जो ट्रेड डील हो चुकी है, जहां पर जो टैरिफ है जो सिर्फ 15% लगेंगे यूरोपियन यूनियन के ऊपर में, अब कोई भी रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो यूएसए के ऊपर नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है, जहां पर इमरान खान की जो तहरीके इंसाफ जो पार्टी है उनके वर्कर्स जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। 500 से ज्यादा लोग जो हैं यहाँ पर अरेस्ट कर लिए गए हैं। यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को जिस तरह से यहाँ पर अरेस्ट किया गया है उनको रिहाई की जाए। और जो लास्ट खबर आती है हमारी वो बांग्लादेश से, जहां पर तख्ता पलट का पूरा 1 साल हो चुका है, जिसको जो स्टूडेंट विंग है वो ये कहती है कि जो जुलाई डिक्लेरेशन हुआ था, जहां पर जुलाई के अंदर में जो स्टूडेंट विंग है वो दिखाई थी, और शेख हसीना को यहां से हटाकर जो मोहम्मद यूनुस है उन्हें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। अब उसको 1 साल हो चुका है, और यहाँ पर जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने एक बात कही है कि फरवरी के अंदर में इलेक्शन होंगे और एक चुनी हुई सरकार जो है वो बांग्लादेश के अंदर में आएगी। मैं अनुराग खेले चैनल के ऊपर में आपके लिए लेके आऊंगा कि किस तरह से 1 साल के अंदर में जो बांग्लादेश उसकी तस्वीर बदल गई, कैसे शेख हसीना के हटने से जो बांग्लादेश है उसको क्या असर हुआ है, वो सब कुछ मैं आपके लिए लेके आऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेले चैनल। थैंक यू।